बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करेंगे सेनेट में जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से। आपको बताते चलें कि इजाफे का बिल कसरत राय से मुस्तरद कर दिया गया। तहरीक इंसाफ, नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ने बिल की मुखालफत की, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, ANP और JUIF ने इस बिल की हिमायत की। इसी हवाले से सेनेटर फैसल जावेद, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनका ये कहना था कि जब तक मुआशी हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक तनख्वाहों में इजाफे का सोच भी नहीं सकते। तनख्वाहें मिल रही हैं, इसी में गुजारा करें। और इस हवाले से मुख्तलिफ रहनुमाओं की जो आरा है वो मुख्तलिफ थी। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा साबिर कायम खानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। साबिर कायम खानी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। साबिर साहब, ये बताइएगा कि इवन अपोजिशन की जो जमातें थी उन्होंने भी इस बिल की मुखालफत की। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात हैं, जब जैसा कि आपने कहा है कि वजारतों से हट के भी हुकूमत का साथ नहीं छोड़ा जाएगा। सर, फिर भी इस ऐसे एक बिल की आपने हिमायत की जो कि अवाम के सरासर खिलाफ नजर आता है। सर, अच्छा देखें, जो अगर आपका इशारा सेनेट में पेश होने वाले आज के जो तनख्वाहों में इजाफे के बिल के हवाले से है, तो आपको मालूम है एक तो कसरत राय से मुस्तरद हो गया और MQM के सेनेटर हैं, उन्होंने इसको कहा कि मेरा उस तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, बढ़ाई जानी चाहिए। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक सेकंड सर रुकिएगा, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। जी हेलो जी, फरमाइएगा। जी जी, अब आवाज आ रही है आपको मेरी? जी अब आ रही है। जी जी। अच्छा देखें, ये जो बिल आज सेनेट में मुस्तरद हुआ, मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान की पॉलिसी रही है कि जितने भी मरात याफ्ता तबके हैं उनको कुर्बानी देनी चाहिए। ये MQM का एक असूली हमेशा से मौक़िफ़ रहा है। आज सेनेट में जो बात की वो हमारे एक मेंबर ने की, लेकिन उन्होंने उस बात को इस अंदाज में किया कि मेरा तो इस तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, ये सब लोग बातें कर रहे हैं, इनके दिल में कुछ और है और जाहिरन कुछ और कर रहे हैं और तनख्वाह बढ़ाई जाती है, तो इसका कोई ना कोई एक असूल बनाना चाहिए। और इस बात के हम हिमायत करते हैं कि हमेशा ये होता है कि जब चाहते हैं अरकान असेंबली अपनी तनख्वाहों का इजाफा कर लेते हैं, कोई बाकायदा कोई तरीकेकार नहीं है। तो जिस तरह दीगर ऑनरियाज दिए जाते हैं, जिसमें बाकी दिए जाते हैं, जैसे बिल में था कि सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली के और सेनेट के ऐवान वाला के अरकान को हाई कोर्ट के जज के बराबर तनख्वाह दी जाए और चेयरमैन को जो है सुप्रीम कोर्ट के बराबर, मतलब कोई ना कोई मिसाल ऐसी बना के, कोई असूल बना के, कानून बना के उसको अमल किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरकान असेंबली के खुद के पावर हो, अपनी तनख्वाह में खुद ही इजाफा कर सकते हो। इसकी हम हमेशा मुखालफत करते रहे हैं और अभी भी असली तौर पर हम मुखालफत करते हैं कि इस तरह के मरात जो है हमें उस अंदाज में जेब नहीं देती कि हम आवाम के उस पर ज्यादा अपनी अयाशियां करें। सर, आपके कहने का मकसद ये है कि बाकी पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर्स जिन्होंने इस बिल की मुखालफत की, क्या वो किसी दूसरे उनके कोई और जराए हैं आमदनी के, इसलिए उन्हें जरूरत नहीं है सेनेट से तनख्वाहों की, इसलिए मुखालफत की गई इस बिल की? मैंने आपको कहा ना कि MQM का असली मौक़िफ़ तो ये है कि इसकी हम मुखालफत करते हैं। हमारे एक मेंबर ने जरूर इसके लिए कहा, लेकिन उसमें जो कहने का अंदाज था उसमें दो बातें थी कि मेरा गुजारा तनख्वाह में नहीं होता, दूसरा उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई असूल बनाना चाहिए, ये नहीं हो कि हर वक्त जिसका जब दिल चाहे वो बढ़ा ले। बाकी जो अरकान असेंबली रहे वो अपना जवाब खुद दे सकते हैं, लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कि मुत्तहिदा गवर्नमेंट ने हमेशा जो नुमाइंदगी की है मुतवसत तबके की है, एक लोअर मिडिल क्लास और एक मिडिल क्लास की नुमाइंदगी रही है, तो उनके हालात में और जो बाकी जागीरदार और जो बड़े बड़े सनतकार आते हैं असेंबली में, उनमें बड़ा फर्क है। अच्छा सर, तो मतलब आप समझते हैं कि जो अरकान सेनेट हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा इस वक्त नागुज़ीर है, यानी ऐसे जो कि जिनका कोई और जरिया आमदन नहीं है? जी, कतई नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझता, कतई नहीं। जिन हालात में आवाम रह रहे हैं उन हालात में सबको आवाम के साथ उनकी मुश्किलात में साथ खड़े होना चाहिए। ठीक है सर। तो सर, आपसे हम ये भी बात करना चाहेंगे कि आज सिंध काबीना में तब्दीली आई है। अब तक जो तब्दीली जो मंजर आम पर आ चुकी है वो ये है कि सईद गनी को महकमा इत्तलात दे दिया गया है और इत्तलात की वजारत लेकर उन्हें तालीम दे दिया गया है, और जो नासिर हुसैन शाह हैं
उन्हें इत्तलात, बल्दियात, जंगलात यानी इत्तलात का इजाफी कलमदान दे दिया गया। क्या समझते हैं सर आप, सिंध काबीना की जो कारकर्दगी है वो इत्मीनान बख्श है? सब मैं तो जो वजीर बने हैं उनको तो सिर्फ मुबारकबाद का कह सकता हूँ कि उनके कलमदान बदलते रहे, वही वजीर है, वही चेहरे हैं। सिंध में तालीम जो हमारे आलिफ एलान एनजीओ तालीम पे काम करती है, उसने पूरे पाकिस्तान को अपनी दर्जाबंदी में 8 हिस्सों में तकसीम किया है। सिंध में उसका 7वां नंबर है। सिंध हुकूमत ऐसी लाजवाब और वाहिद हुकूमत है जो अपनी वजारतें खुद होने के बावजूद, दो दफा तालीमी इमरजेंसी लगाने के बावजूद, 1.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर की इमदाद आने के बावजूद आज तालीम के शोबे में सिंध का बुरा हाल है। घोस्ट स्कूल, घोस्ट टीचर, खुद इनके वजीर तालीम के बयान देंगे 2-2 लाख टीचर घोस्ट चल रहे हैं। कोई कहता है 10,000 स्कूल बंद पड़े हुए हैं। तो कौन खोलेगा उन स्कूलों को? पिछले 15 साल, तीसरा दौर हुकूमत इनका चल रहा है। वजीर इन्हीं के, हुकूमत इन्हीं के, इख्तियार इन्हीं का, और फिर ये हाल है। तो चेहरे बदलते रहे, कभी किसी को इतलात देते हैं, किसी को जंगलात। आप देखें कि सिंध का जो मसला है एनवायरनमेंट का, वो आप सोच भी नहीं सकते कितना खराब हो गया। हमारे जंगलात का जो रेशो हमारी जमीनों पे था, हमारे इलाकों में था, दरिया के साथ साथ बेला जात थे, वो सब काट के खा चुके हैं, उसकी जमीनें अलाट कर चुके हैं, मैंग्रोव खत्म कर दिए हैं। तो ये सिर्फ चेहरे बदलते हैं, तर्ज हुक्मरानी जब तक नहीं बदलेंगे, जब तक कोई भी अच्छाई नहीं हो सकती। आप अपने लोगों को नवाजने के लिए वजारतें देते रहें, अपने लोगों को आगे लाने के लिए, खुश करने के लिए कभी इसको टारगेट दिया जाता है कि तुम हमें ये करके दो, तुम्हें ये टारगेट दिया जा रहा है। इसके अलावा हमें कुछ नजर नहीं आता कि सिंध गवर्नमेंट कुछ कर रही हो। साबिर साहब ये भी बताइएगा कि अब मैं कुछ बात आपसे मेयर कराची वसीम अख्तर के हवाले से करना चाहूँगा। सर पहले तो यानी जो फंड्स हैं उनका रोना था कि जी हमारे पास फंड्स मौजूद नहीं है, सिंध हुकूमत हमें फंड्स मुहैया नहीं करती। सर अब ये कहा जा रहा है कि केएमसी का इदारा जो है वो कर्जों तले दबता जा रहा है। सर बात कुछ ज्यादा नहीं हो गई? यानी एक तरफ कोई फंड नहीं, कोई प्रोजेक्ट नहीं, कुछ नहीं, सफाई नहीं, और अब ये कहना कि उसके बावजूद भी केएमसी का जो इदारा है वो कर्जों तले दबता जा रहा है। सर ये क्या कहा जा रहा है? सर देखिए सर, मैं तो पूरे सिंध के लोकल गवर्नमेंट की बात करूंगा। तो जब हम इख्तियार की बात करते हैं तो सिर्फ मेयर कराची के इख्तियार की बात नहीं करते। मेयर हैदराबाद, मेयर सखर, मेयर लाड़काना, जो सिंध में मेयर हैं, जो लोकल गवर्नमेंट चला रहे हैं, चाहे वो यूसी के लेवल पे चला रहे हो या मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के लेवल पे चला रहे हो, उनके इख्तियार की बात करते हैं। तो ये बिल्कुल सच है कि पाकिस्तान के आइन में जो 140A की शिक है, जिसका हम सब रोना रोते रहे, जिसके लिए हम आवाज बुलंद करते रहे, जिसके लिए मुतालबा करते रहे, और जिसके लिए कोर्टों में पटिशनें लगाई हुई हैं कि 140A वाज़ेह तौर पे कहता है कि जितने भी लोकल गवर्नमेंट हैं उनको मुकम्मल इंतजामी और माली खुद मुख्तारी दी जाएगी ताकि अवाम के मसाइल हल कर सकें। सिंध में ये और जुल्म हुआ कि जब 18वीं तरमीम के बाद लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम बनाने के इख्तियार इनके पास आया, सूबाई असेंबली के पास, उसने ऐसा लूला लंगड़ा अपाहज लोकल गवर्नमेंट दिया है कि जिसने लोगों की जिंदगी और मुश्किल कर दी है कि अगर आप अपने उसी वोट के जरिए, अगर वो एमपीए बनता है तो वजीर आला बन के तमाम इख्तियारात इंजॉय करता है, उसी वोट के जरिए वो एमएनए बनता है तो वजीर आजम बन के तमाम इख्तियार इंजॉय करता है। अगर वही वोट किसी को मेयर को मिलता है तो मेयर अपने चीजों को एंजॉय नहीं करता है, मेयर के लिए मसाइल बढ़ जाते हैं। साबिर साहब मैं इख्तियारात की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि केएमसी की जानिब से कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। सर मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो ये चीजें इस बात के सबूत हैं कि जो सूबाई हुकूमतें हैं, वो जो फंडिंग है, जो इदारे हैं, जैसे अगर आप देखेंगे कि जो मेयर के पास इख्तियार और मेयर के पास जो इदारे होने चाहिए, वाटर बोर्ड होना चाहिए, बिल्डिंग कंट्रोल होना चाहिए, शहर की प्लानिंग का होना चाहिए, वो नहीं है, जिसकी वजह से जब डिस्ट्रिक्ट एडीपी और प्रोविंशियल एडीपी बनाई जाती है तो उसमें अगर हम मंसूबा जा देखें तो कराची समेत जितना भी अर्बन सिंध है उसमें कोई बड़ा मंसूबा पिछले 10 सालों में आपको नजर नहीं आएगा। सिंध गवर्नमेंट की एडीपी 350 अरब रुपए की एडीपी खर्च होती है। सर मंसूबे ना होना एक तरफ, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या केएमसी का इदारा हर गुजरते दिन के साथ मनो कर्जे तले दबता जा रहा है? सर देखिए वो सिचुएशन जाहिर है कि मेरे खुद के इल्म में नहीं होगी उसकी, जो आप मुझसे इसके कर्ज की बात पूछ रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जो चीजें हमारे यहाँ होनी चाहिए कि हम जितने ये फंड और प्रोजेक्ट्स हैं वो मेयर की परमिशन से, मेयर की इजाजत से होने चाहिए।
तो फिर कर्जे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके कहने का मकसद ये मतलब देखें, कर्ज लेने की दायरे के अगर ओवरड्राफ्ट कोई हो रहा है तो सूबाई हुकूमत का अदम ताउन की वजह से हो रहा है, अदम ताउन की वजह से हो रहा है। सर। अब सूबाई हुकूमत का तो ये कहना है कि पहले जो 47 या 48 अरब रुपए दिए गए हैं उसका हिसाब तो हम लेंगे, यानी ऑडिट कराया जाएगा बाकायदा कि देखिए, ऑडिटर भी सिंध गवर्नमेंट के बैठे हुए हैं। जो म्यूनिसिपल कमिश्नर बैठा होता है वो सिंध गवर्नमेंट की नॉमिनेट होता है, उन्हीं का नामजद करता होता है। जो ब्यूरोक्रेसी पूरी उसमें बैठी होती है वो तो उन्हीं के लगाए गए लोग होते हैं, डायरेक्टर्स उनके होते हैं। साबिर साहब, सिंध हुकूमत का एडवाइजर उनका बैठा होता है, जो उसको देख रहा होता है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको करीब से देख रहा होता है। मेयर की तो हर चीज उनके पास साबित, उनके पास मौजूद है। साबिर साहब, सिंध हुकूमत और खासतौर पे पीएसपी यानी मुस्तफ़ा कमाल का ये इल्ज़ाम है कि जितनी तनख्वाहों का रोना रोया जाता है, नहीं कहा जाता है कि इतने करोड़ रुपए तनख्वाहें जाती हैं, दरअसल इतने मुलाजमीन केएमसी में है ही नहीं। गोश्त मुलाजमीन की तादाद इतनी है कि जिसकी वजह से ये तनख्वाहें ज्यादा करके, यानी आर्टिफिशियल तौर पे ज्यादा करके बताई जाती हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? इसीलिए जब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने रात में इजलास बुलाया था और तमाम तफसीलात मांगी थी इखराजात की, तो सुबह होने से पहले या अलग सुबह जो है उनको टर्मिनेट कर दिया गया था डायरेक्टर गार्बेज के ओहदे से। अच्छा देखें, ऐसा है कि वो जो भी उस वक्त बात हुई थी वो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने एक अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए मेरे सामने कहा, लेकिन ऐसा कोई लगा नहीं सकते, उसको किया नहीं जा सकता। उनको काम के लिए कहा गया था कि आके अपना काम करें। और जो ये बात आप कर रहे हैं कि घोस्ट मुलाजमीन है, तो ऐसी चीजें छुपती नहीं है, कोई वो अंधेरे में नहीं है। केएमसी कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ वॉच ज्यादा है, वहाँ पे देखने वाले इदारे बहुत सारे, और ये मल्टी लेयर सिस्टम है जो चलाया जा रहा है। ये मल्टी लेयर सिस्टम में कहीं किसी की करप्शन छुप नहीं सकती। लोकल गवर्नमेंट तो वैसे ही सिंध गवर्नमेंट के, एफडी डिपार्टमेंट के, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खुद का जो उसका पेरेंट डिपार्टमेंट है, जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, उसकी हजार तरह की इन्वेस्टिगेशन की जद में रहता है। तो पहले वो खुद अपना किबला दुरुस्त करे, उसके सर आपसे सिर्फ एक बात मैं ये बताना चाहूंगा कि हमने भी एक सर्वे किया था सिर्फ ये देखने के लिए कि जो ऑफिशियल लिस्ट के हिसाब से खाकरोबों की तादाद है या इसके अलावा जो सिटी वार्डन्स हैं वो कितने, जहां जहां उनकी पोस्टिंग है, जहां तैनाती है, वहां मौजूद है या नहीं है। सर अफसोस के साथ कहना पड़ता है 10% सिटी वार्डन या खाकरोब भी काम नहीं कर रहे हैं केएमसी में। सर देखें, खाकरोब तो अपनी जगह, जहाँ पे थानों में सिपाही वजीफे पे छोड़े जाते हैं। नहीं सर, क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं सर? पहले ये बता दें कि सर खाकरोब को उसकी पोस्टिंग की जगह पे ढूंढेंगे तो आपको शायद मुश्किल लगेगी, लेकिन जो उनके स्ट्रेंथ है वो मौजूद होती है कि वो खाकरोब की जो पोस्टिंग है, सर सिटी वार्डन्स की तादाद आपको पता है केएमसी में सर कितने सिटी वार्डन्स हैं? बता दूं अब्दुल्ला डॉक्टर साहब, स्वीपर की जो पोस्टिंग होती है वो वहाँ के चेयरमैन, जो यूसी चेयरमैन है उसके उसमें हाथ में होती है। यूसी चेयरमैन उसको चेक करता है, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन चेक करता है, फिर वो केएमसी के उसमें आता है। स्वीपिंग का तमाम स्टाफ रिपोर्ट यूसी चेयरमैन को कर रहा होता है। तो ऐसी बात नहीं हो सकती कि सारे का सारा अमला गायब हो या 10% लोग मौजूद हो बाकी गायब हो। ये जो टनों कचरा कहीं ना कहीं उठ रहा होता है, जा रहा होता है, रोजाना पैदा हो रहा होता है, उसको फिर उठाया जा रहा होता है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम चल रहा है, उसमें जरूर कमजोरियां हैं, उसमें जरूर हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, उसमें जरूर हाजिरियों को यकीनी बनाने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा ही हाल सिटी वार्डन्स का है सर। जितनी तादाद बाकायदा ऑफिशियली बताई जाती है, जितनी जो तमाम उनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग्स हैं उसमें सर 10% भी सिटी वार्डन्स मौजूद नहीं होते। लेकिन मैं तो जब भी कराची आया हूँ, मैंने कराची के ट्रैफिक में जो काम सिटी वार्डन को करते हुए देखा है, मुझे ट्रैफिक पुलिस भी नजर नहीं आती कि वो इतना काम कर रही है। चलिए सर, हो सकता है कोई खास ऐसे दिन होते हो जब ये सारे ट्रैफिक वार्डन्स जो है काम कर रहे होते हो। बहरहाल बहुत शुक्रिया। साबिर कायम खानी साहब, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। और नाज़रीन का ये कहना था कि ये जो तमाम जो नकाइस हैं वो सिर्फ वसाइल और इख्तियारात की कमी की वजह से हैं। अगर केएमसी को सही, यानी मेयर कराची को सही इख्तियारात दे दिए जाएँ, फंड्स दे दिए जाएँ, तो फिर बहुत बेहतर अंदाज में तमाम मंसूबे भी चलाए जा सकते हैं। और केएमसी का जो मतलब लोगों का जो ये गिला है कि नए प्रोजेक्ट्स नहीं आते, वो भी लाए जा सकते हैं। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन हम बात कर रहे हैं सेनेट में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से जो बिल पेश किया गया वो
कसरत राय से मुस्तरद कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ने बिल की शदीद मुखालफत की। इसी हवाले से सेनेटर फैसल जावेद का ये कहना था कि जब तक मुआशी हालात ठीक नहीं हो जाते उस वक्त तक तनख्वाहों में इजाफे का सोच भी नहीं सकते। और साथ ही साथ बैरिस्टर सैफ ने यह कहा कि जिन्होंने तनख्वाहें नहीं लेनी बिल्कुल ना लें। फैसल जावेद अपनी तनख्वाह ईदी होम या शौकत खानम को दे दें तो बेहतर होगा। साथ साथ ये भी कहा गया कि यहाँ मेरे जैसे मजदूर लोग भी हैं, तनख्वाहें बढ़ने से ख़जाने पर बोझ नहीं पड़ेगा। नाज़रीन, मुख्तलिफ आरा जो है वो पाई गई अरकान सेनेट के दरमियान। इसी हवाले से आपको ये बताते चलें कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ANP JUIF ने इस बिल की हिमायत की और उनका ये भी कहना था कि यानी एक ऐसा इदारा या सेनेट उसके अरकान को खुद ये हक़ नहीं होना चाहिए किसी भी इदारे के अरकान को कि वो अपनी तनख्वाहों में खुद इजाफा कर सकें। अगर ये हक़ तमाम इदारों को मिल जाए तो तमाम एम्प्लॉइज़ जो हैं या मेंबर्स जो हैं वो अपनी तनख्वाहों में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा कर लें। बहरहाल इसी बात से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर नेशनल असम्बली नुसरत वाहिद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहिबा, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी जी, थैंक यू सो मच। जी, मुझे बताइएगा कि बज़ाहिर आपकी हुकूमत जो कि महंगाई को रोकने में नाकाम है, सेनेट के मेंबर्स की तनख्वाहों में इजाफे की मुखालफत करती है। आप क्या समझती हैं कि जो तनख्वाहें सेनेटर्स को दी जाती हैं वो मतलब काफ़ी हैं तमाम सेनेटर्स के लिए, जो कोई और दूसरा जिनके पास ज़राए नहीं हैं आमदनी के? मेरे ख्याल में तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। लेकिन इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मुल्क के हालात हैं। इकॉनमी आपकी बिल्कुल डूबी हुई थी, उसको मुश्किल से हम अभी इस जगह पे लेके आए कि थोड़ी सी स्टेबल हुई है। उससे अगर हम इलीट तबके के उससे ताल्लुक रखने वाले लोग अगर तनख्वाह ज्यादा बढ़ाएंगे तो मुझे बताएं कि इनकी बेचारों की 8,000 या 10,000 15,000 या 20,000 तनख्वाह होती है, वो कैसे गुजारा करते होंगे? कभी उनके बारे में भी सोच लिया जाए। यहाँ पे ये है कि हमें थोड़ा सा अपने ऊपर काबू पाना है, अपने खर्चों के ऊपर काबू पाना है और अपनी जो डेली रूटीन की जिंदगी है उसमें थोड़ा सा कम करना है। अगर महीने के आप 8 जोड़े बना रहे हैं तो आप 1 बना लें। अगर आप 4 जूते खरीद रहे हैं तो 1 जूता खरीद लें। मतलब ये इससे हमें खुद करना पड़ेगा। घर में जो खाने पीने की चीजें आ रही हैं सरप्लस, उसमें उसको कम करें। कोल्ड ड्रिंक्स कम कर दें, पानी को तो कम नहीं किया जा सकता। इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको कम करके आपका महीने का गुजारा आराम से हो सकता है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। इस वक्त स्पेशली जब पाकिस्तान इतने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है तो उसमें आप कह दें कि जी मेरी तनख्वाह बढ़ा दें, तो मैं बिल्कुल इस बात के हक में नहीं हूँ और मेरे ख्याल में PTI का भी कोई बंदा इस बात के हक में नहीं होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब दिन रात 16-16 घंटे काम कर रहे हैं सिर्फ मुल्क की इकोनॉमी को एक जगह पे लाने के लिए। उसमें हम उनके लिए मुश्किलात क्रिएट कर देंगे कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दें। कैसे बढ़ा दें और क्यों बढ़ा दें? ऐसा क्या? नुसरत वाहिद साहिबा, जो खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स हों या मेंबर नेशनल असम्बली या सूबाई असम्बली हो, एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज़्यादातर सरमायादार लोग हैं, जहांगीर तरीन जैसे, गुलाम सरवर जैसे, या ऐसे लोग जो कि मतलब जिनको कि शायद इन तनख्वाहों की ज़रूरत ही नहीं है, शायद कभी ये चेक अगर अकाउंट में जाते भी हो तो कैश कराने की ज़रूरत ही ना पड़ती हो। लेकिन ऐसे सेनेटर्स जो कि कोई और ज़रिया आमदनी नहीं रखते, आप नहीं समझती कि क्या 76,000 मंथली एक सेनेटर की सैलरी बनती है, कुछ अलाउंसेस मिला के, ट्रैवलिंग एंड जो लॉजिंग है वो उसके अलावा होती है, लेकिन फिर भी क्या होती है? जी जी, तो आप जी तो मुझे हैरत हो रही है इस बात के ऊपर कि कह रहे हैं कि जी इतने पैसों में गुजारा नहीं हो रहा। गुजारा बिल्कुल आराम से हो रहा है। आपकी ट्रैवलिंग, आपका घर आपको मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, आप इसमें रहें, बेशक अपनी फैमिली को लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि PTI में ज्यादातर सरमायादार हैं। भाई PTI में ज्यादातर मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। आप यकीन कीजिए कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंतहाई गरीब गुरबा फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने साल मेहनत की है पार्टी के साथ और सिंसियर थे और काम करते रहे थे, इसलिए उनकी काम की कारकर्दगी के ऊपर उनको आगे लेके आया गया। हमारे सरमायादार आपको बहुत कम मिलेंगे। बिल्कुल आप सही कह रही है। फैसल वावडा बहुत नॉर्मल से घराने से ताल्लुक रखते हैं, और भी अगर मैं नाम लेने पे आऊँ तो कितने ही आपके ऐसे अरकान हैं जिनके पास शायद अपना घर भी ना हो, ऐसे ही कहना चाह रही ना आप? बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना घर ना हो, और मैं खुद एक बहुत मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती हूँ, मैं कोई एलीट ग्रुप की नहीं हूँ, और मेरे साथ जितनी भी एमएलए खवातीन हैं वो सबकी सब ऐसे ही हैं, सब मिडिल क्लास से रखती हैं ताल्लुक। ऐसी बात नहीं है कि आप उनको पता नहीं क्या बना दें, तो ये हम लोग ना किसी उससे जागीरदाना न तबके से ताल्लुक है हमारा, ना बिजनेस से ताल्लुक है, हम बस नॉर्मल से लोग हैं और उसमें खुश हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जी, आप मेरी आवाज़ सुन सकती हैं? अच्छा, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है नुसरत फ़ाइज़ साहिबा से, हम दोबारा राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, अब देखना ही होगा कि ये बिल जो पेश किया गया, आया ये आवाम की जो ख़ास तौर पे इस वक्त जो आओ बका है महंगाई के हवाले से, क्या उसको एक तरफ भटकाने के लिए या डाइवर्ट करने के लिए ये बिल पेश किया गया था। नुसरत फ़ाइज़ साहिबा, आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी हुकूमत ख़ास तौर पे आज जो वज़ीर क़ानून है, मुशीर क़ानून है, सवाई मुशीर क़ानून मुर्तज़ा वहाब साहब, उनका ये कहना था कि 17 माह में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हर लेवल पे नाकाम हुई है महंगाई को कंट्रोल करने में। क्या कहती हैं आप? देखिए, अगर हम लोग पहला साल देखें किसी भी गवर्नमेंट का, चाहे पीपल्स पार्टी की चाहे नून लीग की, उसमें ऐसा ही हुआ है कि कीमतें बढ़ी हैं, क्योंकि पिछली हुकूमतों का जो भी बाहर होता है वो आपके पर आके पड़ जाता है और उसकी वजह से आपको चीजों की कीमत बढ़ानी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे मुश्किल ये है कि IMF के पास अभी जाना पड़ा, 8-9 महीने की कोशिश के बावजूद कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हम इस्लामी ममालिक के पास गए, हम चाइना के पास गए, लेकिन सोचा ही था कि IMF के पास नहीं जाएंगे। लेकिन चूंकि एक इदारा आपका 100 अरब के नुकसान में था, तो मुझे बताएं फिर क्या करते हैं। हमें जाना पड़ गया और फिर IMF की अपनी शराइत होती है जिसकी वजह से महंगाई करनी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि जब पेट्रोल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा जब होगा तो फिर चीजें तो सारी की सारी ट्रांसपोर्ट के जरिए आ रही होती है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है, तो वो ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएंगी। इसमें हमारी हुकूमत की नाकामी नहीं है, ये तो खैर पहले दिन से अपोजिशन का यही नारा है कि जी ये नालायकों की हुकूमत है और ये नाकाम हुकूमत है, और जो भी व्हाटएवर इनके एलिगेशन हैं, लेकिन बहुत जल्दी सबको नजर आ जाएगा इस तरह की कोई चीज नहीं होने वाली, बल्कि अगले 6 महीनों में हमारी चीजों की कीमतें भी नीचे आएंगी, क्योंकि इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी तो चीजें ठीक हो जाएंगी। नुसरत फ़ाइज़ साहिबा, चाहे अशिया खुरनोश की बात की जाए, यहाँ तक के लोगों के मुंह से ये कहा जा रहा है कि रोटी का निवाला तक छीन लिया गया है, और आटा हो, गंदम की किल्लत हो, बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से न सिर्फ किल्लत है बल्कि ज़ख़ीरा अंदोज़ जो हैं उन्हें मौका मिलता है महंगाई करने का। क्या ये बात दुरुस्त है? ये लोग पहले करते रहे हैं। आपको पता है कि अभी भी कुछ गोदाम ऐसे निकले हैं जहाँ पे आटा बिल्कुल मिट्टी बन गया, कीड़े खा के उसको सत्यानाश कर दिया। कितने कितने टन, लाख टन आटा जो है इस तरह इन्होंने स्टोर किया हुआ था और वो सब तबाह बर्बाद हो गया। अभी भी जब इनको 4 लाख टन खरीदना था, इन्होंने 1 लाख टन क्यों खरीदा? उसके अलावा हुई गलती, बिल्कुल हुई गलती, जो फिगर बताई गई प्राइम मिनिस्टर को के सरप्लस है, उसके बावजूद आप बाहर भेजने फर्क नहीं पड़ेगा, तो उन्होंने भेज दिया अफगानिस्तान को। लेकिन
उसके बाद एक और वो ब्लेंडर करवाया गया जान के फीड मुर्गियों की फीड में डाल दिया जाए, 8 लाख टन उसमें चला गया। तो ये एक पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी और पूरा जो एस्टेब्लिशमेंट का सिस्टम है, ये आप यकीन कीजिए कि ये सब कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं, स्पेशली खान साहब के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो आवाम कब तक उम्मीद करें कि आप लोगों को अभी अंदाजा हो जाएगा कि हुकूमत किस तरह करनी चाहिए? हेलो, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आवाम क्या उम्मीद रखें, कब तक आपको इस बात का एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस तरह हुकूमत करनी चाहिए ताकि गलत पॉलिसीज पे अमल ना किया जा सके? नहीं, आप इस तरह की गलतियां नहीं होंगी इंशाल्लाह। आप देखिएगा कि अगले 6 महीने में चीजों की कीमत नीचे आ रही होगी। अब जो भी ब्लेंडर्स हो गए, अब आइंदा कुछ भी नहीं होगा इस तरह का। अच्छा, तो आप ये कहने का मकसद है कि आइंदा बहुत जल्द कीमतों पे काबू पा लिया जाएगा, और बल्कि जिस तरह आपने अपने गुफ्तगू के आगाज में कहा कि पहले साल तो हुकूमतों के आने के बाद महंगाई होती ही है, तो साबिका अगर दौर देखा जाए तो बाज़ दफ़ा चौथा और पांचवा साल ऐसा रहता है जिसमें हुकूमती अरकान जो हैं वो सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहे होते हैं। तो क्या चौथा पांचवा साल आपकी हुकूमत का भी ऐसे ही होगा कि तमाम लोग जो ये खोए हुए पैसे वापस कमा रहे होंगे, खासतौर पर आपकी पार्टी के लोग? बिल्कुल इस तरह की बात नहीं होगी। यहाँ पे इंशाल्लाह आपको करप्शन नजर नहीं आएगी। जितने मर्जी इल्जाम लगा लेंगे, जितनी मर्जी बातें कर लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। खान साहब की इंतहाई विजिलेंट आया है, जो भी थोड़ा बहुत भी वो होता है तो खान साहब उसको निकाल देते हैं। ठीक, इवन सिटिंग मिनिस्टर्स ने इस्तीफा दिया है हमारे, जो इससे पहले की मिसाल कभी नहीं मिलती आपको। तो ये इस तरह की कोई चीज नहीं होने वाली। जो थोड़े बहुत एलिगेशन हैं वो भी इंशाल्लाह अगले 1 साल में 6 महीने में खत्म हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया नुसरत वाहिद साहिबा, मेंबर नेशनल असेंबली और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थी, और इनका ये कहना था कि बहुत जल्द जो है इन तमाम चीज़ों पर काबू पा लिया जाएगा। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानियों के हवाले से, जो कि मुल्क की खिदमत के तहत इस मुल्क में तशरीफ़ लाए, मुख्तलिफ़ इदारों में काम किया, मुल्क व कौम की खिदमत की, और बिल आखिर यहाँ के फिर कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा किए जिसमें उन्हें ज़दकोब भी किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ऐसे ही एक वाक़या आज लाहौर के इलाके DHA में पेश आया, जहाँ फैमिली मेडिसिन कंसल्टेंट डॉक्टर अतिया राना के खाविंद काशिफ राना पे तशद्दुद किया गया। बात सिर्फ कुछ किराएनामे की शिकों की थी, या जो मालिक मकान थे उनसे कुछ उनको गलतफहमी हुई, जिसके बाद न सिर्फ काशिफ राना को ज़दकोब किया गया बल्कि उनकी नाक की हड्डी इस तशद्दुद से टूट भी गई। इसी वजह से आपको ये भी बताते चलें कि काशिफ राना कौमी एयरलाइन में खिदमत अंजाम देते रहे हैं, इस वक्त एक बैरूनी एयरलाइन में काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान आने का मकसद सिर्फ यहाँ यानी उनकी जो अहलिया हैं डॉक्टर अतिया राना, वो ज़बरदस्ती अपने खाविंद को पाकिस्तान लेकर आई ताकि वो डॉक्टरी की फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में लोगों की खिदमत कर सकें। कराची के एक मशहूर मारूफ निजी अस्पताल से मुंसलिक रहीं, अब भी उस अस्पताल की लाहौर की जो ब्रांच है वहाँ मुंसलिक हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस कदर मायूस हैं कि अब उनका ये कहना है कि शायद उनके जो शौहर की फैमिली है वो अब इस बात की इजाज़त ना दे कि वो पाकिस्तान में रुकें। इसलिए हमने सोचा कि ये वाक़या हम आपके सामने लेकर आएँ और आपको दिखाएं कि किस तरह से इस पाकिस्तानी फैमिली पे जुल्म किया गया है। इस वक्त ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अतिया राना, फैमिली मेडिसिन कंसल्टेंट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अतिया राना, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा, हम आपके ये जो जिस तरीके से ये वाक़या पेश आया है इस पर शदीद अफसोस करते हैं, इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। जी, अब मुझे बताइएगा कि ज़रा ये किस तरह से ये वाक़या पेश आया और आपके शौहर को ज़दकोब किया गया? देखिए, वाकया तो कुछ यूँ था कि हम लोग उनसे हमें क्योंकि ये जगह चाहिए नहीं थी, मैंने अपनी जगह ले ली थी, तो मैंने कुछ अरसे के लिए इनसे लिया था और हम उनसे चाबी उनको देने गए थे। बस वो हमसे एक्स्ट्रा कुछ बात हो रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने उनसे बड़े ही माकूल अंदाज में बात की, और क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं बहुत ही सीनियर पोजीशंस पे रह चुके हैं, एतिहाद एयरलाइन की CIO, पहले पाकिस्तानी थे, कोको कोला के CIO अटलांटा जॉर्जिया में, तो उन्होंने कहा देखिए आप हमसे जल्दी क्यों खाली करा रहे हैं, उस तरह की बात हुई। उन्होंने मुझे धक्का मारा, मेरे हस्बैंड से बर्दाश्त नहीं हुआ,
उन्होंने कहा कि आप खातून के साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को, दोनों भाइयों ने, एक का नाम शहबाज खान, एक का नाम शाहनवाज खान, मुक्कों और लातों से मारना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड नीचे फर्श पे गिरे, मैं चीखती रही। आप सोचे, मेरा ड्राइवर, मेरा एक हैंडीमैन जिसको मैं लेके गई थी कि हमने जगह ठीक करनी थी उनके लिए, और एक मेरा, उनको भी खूब कूटा। मेरे ड्राइवर की उंगली टूट गई है और मेरे हस्बैंड से नाक की टूट गई है। किस तरह का मुल्क है। मैं अपने हस्बैंड को जबरदस्ती यहाँ लाई हूँ। मैं ओवरसीज पाकिस्तानी, मैं खुल के बताऊंगी कि मैंने इस हुकूमत को वोट दिया और बहुत शौक से वोट दिया। तो मैं वापस आई, मेरी बच्चियां इस मुल्क में पढ़ती हैं, हालांकि अमेरिकन सिटीजन हैं। मैंने उनको इस मुल्क में पढ़ाया, लेकिन मुझे ये सिला मिला कि आज मुझे सड़क पर गिराया गया, सड़क पर मुझे घसीटा गया। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बयान नहीं कर सकती। और अब मैं किस मुंह से अपने हस्बैंड की फैमिली को बताऊंगी कि हमने यहाँ रहना है। अच्छा, इस वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है? मुझे ये बताइएगा, पुलिस ने आपके साथ ताउन किया है? जी किया है, जिस हद तक कर सकते थे बिल्कुल किया है। तो मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं, दोनों मुल्जिमान? जी, दोनों मुल्जिमान अभी पुलिस के कब्जे में हैं। अच्छा डॉक्टर अतिया, ये भी बताइएगा कि जब मेरी आपसे गुफ्तगू हो रही थी तो आपका ये कहना था कि इसकी मेडिको लीगल रिपोर्ट कटवाने के लिए आपको बरकी अस्पताल DHA लाहौर में भेजा गया। इतना दुख से कहना जी, ये मैंने बताना चाहूंगी कि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और ये डिफेंस का बहुत ही फैंसी नेबरहुड है, जिसमें एक बरकी अस्पताल, और मैं हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब हुकूमत से इस बात का नोटिस लेने को कहूँगी कि डिफेंस जैसे इलाके में एक बरकी अस्पताल है जिसके अंदर मुझे एक मेडिकल अफसर, मेरा हस्बैंड 3 घंटे बैठा रहा, खून उसका नाक से रास्ता रहा है, क्योंकि ये मेडिकल लीगल केस था। तो मैं उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जा नहीं पा सकती थी क्योंकि यही प्रोसेस होता है। तो मेरा हस्बैंड 3 घंटे, मेरा गरीब ड्राइवर, उसकी भी उंगली टूटी थी, वो लोग बैठे 3 घंटे इंतजार करते रहे। इतनी सीनियर पोजीशन पे इतना पढ़ा लिखा इंसान, उसके लिए एक्सरे मशीन नहीं थी जिसके टैक्स पैसों से, जिसने इस मुल्क में टैक्स के पैसे भेजे हैं, जायदादें लिए हैं बाहर, डॉलर में कमा के पाकिस्तान में जायदादें ली हैं। हमने बाहर एक भी जायदाद नहीं दी, हमने जो कमाया इस मुल्क में हमने जायदाद बनाई। मेरे मियाँ के लिए एक्सरे की मशीन नहीं थी। 3 घंटे उसने वेट किया डॉक्टर का, डॉक्टर नहीं आया, खून उसका रास्ता रहा। शुक्र है मैं डॉक्टर थी, मैंने उसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट दी। उसके बाद जब डॉक्टर आया तो उसने बताया कि एक्सरे मशीन नहीं है यहाँ पे, और अगर हो भी तो 2 बजे के बाद फंक्शन नहीं कर सकते क्योंकि कोई बंदा नहीं होता है। हमें उन्होंने सर्विसेज अस्पताल लाहौर में भेज दिया। ये शुक्र है कि मेहरबानी सर्विसेज हॉस्पिटल के MS की, हो सकता है मैं डॉक्टर थी, मुझे थोड़ा सा उन्होंने फेवर दिया हो, मुझे नहीं पता ये गरीब आवाम के साथ कैसा सलूक होता होगा। मैं तो इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि अगर मेरी जगह कोई आम आदमी होता तो क्या करता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अतिया राना साहिबा। हम हुकूमत पंजाब से भी अपील करते हैं कि इस वाक़े का नोटिस लिया जाए, जो मुल्जिमान हैं उन्हें करार वाकई सज़ा दी जाए और किसी भी ऐसे पाकिस्तानी के साथ इस किस्म का वाक़या ना पेश आए जो कि बैरून मुल्क से अच्छी जॉब्स को छोड़कर यहाँ आते हैं मुल्क को कौम की खिदमत करने के लिए। बहरहाल नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।